Assalamualaikum to all of you. Welcome back to my channel, Mr. Medical. Today we are going to discuss about our fourth part related to microbiology. और माइक्रोबायोलॉजी को भी अगर हम स्पेसिफाई करें तो हम पढ़ रहे थे बेसिक बैक्टीरियोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है वो है होस्ट डिफेंसेस। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो ये कि यार वीडियो में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि हैंड फ्री के बगैर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। तो जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जिनका साउंड अच्छा है उनको अच्छे से समझ आएगी, लेकिन मैं यही आपको कहूँगा कि हैंड फ्री लगाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो वीडियो बनी है वो बन रही है, बल्कि वो है होस्ट डिफेंसेस पे। तो मैं मोटा मोटा सा करवाऊंगा, इसलिए कि बेसिक बैक्टीरियोलॉजी को इतना सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जितनी भी वीडियोस पास्ट में बना चुका हूँ बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर, तो इसलिए बनाई है मैंने ताकि आपको बुक से गो थ्रू होने की ज़रूरत ना पड़े। जितने भी हाई पॉइंट है वो मैंने हर वीडियो में बताए हैं। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आई एम 100% श्योर कि आपको बुक से गो थ्रू होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ बेसिक ही चीज़ें हैं, इतना भी इनको सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आगे क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी करेंगे उसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी ज़्यादा। हमें सिर्फ ग्राम पॉसिबल ग्राम नेगेटिव पड़े, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में से जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में से आता है। हेलमेंस वगैरह में से भी इतना नहीं आता, ना फंजाई वगैरह में से आता, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे होस्ट डिफेंसेस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूड इनेट सॉरी बोथ इनेट एंड एडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनके बारे में हम डिटेल इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। जब हम इम्यूनोलॉजी करेंगे उसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब इनेट डिफेंसेस और एक्वायर्ड डिफेंसेस क्या हैं? इनेट डिफेंसेस आर वेरी नॉन स्पेसिफिक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे फॉर एग्जांपल इंक्लूड फिजिकल बैरियर्स सच एज स्किन। ठीक है ना, सबसे क्लासिकल एग्जांपल है स्किन। अब जो स्किन है वो एक वे है या एक रास्ता है या एक दरवाज़ा है, वो एक किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए तो नहीं है ना, वो सब बैक्टीरिया के लिए। तो इसी नॉन स्पेसिफिक हुआ कि ये सब बैक्टीरिया के लिए एक वे है या डोर है जहाँ से हर बैक्टीरिया ने गुजर के जाना है कि अपनी इन्फेक्शन साइट पे। ठीक है ना। इंक्लूड फिजिकल बैरियर सच एज स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, हमारी नोज में भी होती है, नेजल कैविटी सच एज न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं सच एज कंप्लीमेंट प्रोटीन जिसमें C3A, C3, 5, C3B एक्सेट्रा, ये सारी जो आती हैं वो। उसके बाद लाइजोजाइम्स हैं जो कि फैगोसाइटिक एक्टिविटी में रोल अदा करते हैं। उसके बाद आ जो एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, हाईली स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड एंटीबॉडीज। जब भी कोई बैक्टीरिया हमें अटैक करता है हमारी बॉडी में, तो उस बैक्टीरिया से रिलेटेड एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी जो बनेगी, जो उस बैक्टीरिया को अटैक करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम एस ओरियस ने हमें अटैक किया, हमारी बॉडी पर अटैक किया, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज बन रही हैं एस ओरियस के खिलाफ और बन रही हैं ई कोली के खिलाफ। ठीक है। अब ई कोली तो नहीं यहाँ पर जाकर बाइंड कर सकता या इसको फैगोसाइटोस कर सकता एंटीबॉडीज, क्योंकि एंटीबॉडीज तो है नहीं इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि एस ओरियस की जो एंटीबॉडी है वही इसको आके अटैक करेगी, उसको फैगोसाइटोस करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाईली स्पेसिफिक है। एस ओरियस की एंटीबॉडी ही उसे फैगोसाइटोस करेगी, ना कि इस्टीरिया इकोली की। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ तो इस सेल जो हैं वो CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स है CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। इनेट इम्यूनिटी में आ जाओ, स्किन प्रोवाइड फिजिकल बैरियर, हम अब इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, एडेप्टिव को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन, स्किन प्रोवाइड फिजिकल बैरियर टू द एजेंट्स पैथोजेंस, लॉज ऑफ स्किन इंटेग्रिटी काज प्रीडिस्पोजिशन ऑफ द इन्फेक्शन। अब ये कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जब जख्म होता है, जब एक बंदा गिरा है नीचे और वो वेल फर्निश्ड नहीं है, तो इन फ्रिक्शन की वजह से कट लग गया, जख्म बन गया, तो उसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लॉस ऑफ स्किन इंटेग्रिटी, वो एक जख्म ओपन हो गया, एक जो बैरियर था स्किन थी वो ओपन हो गया, वो सील्ड ऑफ हो गया। अब इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एक बैक्टीरिया को एक जो बैरियर था स्किन का जो बैरियर था वो अब ओपन है, उसके लिए इजीली वो पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है।
उसके बाद बर्न है, बर्न इंजरीज, वाउंड जब होते हैं तो इन्फेक्शन ज़्यादा में मिलने को मिलता है, जिस तरह की एब्सेस बन जाती है। एब्सेस जो बनती है वो स्टेफिलोकोकस पायोजेंस और एस ऑरिस काज करते हैं। लो पीएच ऑफ स्किन, ये एसिडिक एनवायरनमेंट इज अ बिग फैक्टर, ठीक है ना। एसिडिक एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया वो ज़्यादा ग्रो करता है एज कम्पेयर टू एल्कलाइन एनवायरनमेंट, ठीक है। इस तरह की आप देख सकते हो वजाइना, वजाइना में जो एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं, जो स्पर्म्स हैं वो जल्दी मूव करते हैं सर्वाइकल में, सर्विक्स में, ठीक है ना। आल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इज प्रोटेक्टेड बाय सीलियरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, लाइसोजाइम्स, नोज हेयर एंड कफ रिफ्लेक्स। अब मुझे इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल मुझे निमोनिया होता है, निमोनिया की एक एग्जांपल, एक सिम्टम ये भी है कि कफ, कोई भी आप रेस्पिरेटरी ट्रैक से कोई भी इन्फेक्शन लगा लो तो उसका कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कफ का इंटरफेयर होगा। तो अब होता क्या है कि सिलरी मेम्ब्रेन पे बैक्टीरियाज या पैथोजेंस जो भी है वो चिपक गए हैं, या जो सिलियरी मेम्ब्रेन है उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। जब मैं कफ करूंगा या खांसूंगा तो एक रिफ्लेक्स बनेगा, तो वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसको हम पस भी कहते हैं, जिसको आम जुबान में बलगम कहते हैं, स्पूटम कहते हैं, वो जब रिलीज होगी तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे, कफ रिफ्लेक्स उसे कहते हैं। तो उसकी वजह से ये होगा कि जो बैक्टीरिया अंदर थे वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे। उसका फायदा तो मुझे तो होगा, स्पूटम को एक्सपेल्ड आउट करने का फायदा मुझे तो होगा, लेकिन उसके साथ ही एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स भी जनरेट होंगे, उनमें भी बैक्टीरिया होंगे जो दूसरे के लिए हार्मफुल हैं। जब वो इनहेल करेंगे तो उनको वो डिजीज हो सकती है। इंपॉर्टेंट नॉर्मल फ्लोरा। अब नॉर्मल फ्लोरा क्या है? नॉर्मल फ्लोरा इज इटसेल्फ अ बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? इसलिए बेनिफिशियल है इसका नुकसान नहीं है, लेकिन ये दूसरे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको रोकता है कॉलोनीज बनाने में। अब कॉलोनीज बनेंगी तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन इंक्रीज होगा। जब कॉलोनीज ही नहीं बनेंगी तो इन्फेक्शन कैसे होगा, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑक्यूपाई रिसेप्टर्स व्हिच रिड्यूसेस द अपॉर्चुनिटी फॉर पैथोजन टू अटैच अ प्रोसेस कॉल्ड कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। अब कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस जब होगी तो पैथोजन के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कॉलोनीज बनाना। अब होता क्या है, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, ठीक है ना। जारी बात है नॉर्मल फ्लोरा भी इट्स इज अ बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक तक का तो फंक्शन ही बैक्टीरिया को किल करना है। अगर वो चाहे वो स्पेसिफिक नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। अब होता क्या है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन माइल्ड होता है, माइल्ड इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, जो क्वैक होते हैं वो उनको फौरी तौर पर बहुत हाई डोज वैल्यू वाली जो एंटीबायोटिक है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उससे होता क्या है कि सप्रेस हो जाता है नॉर्मल फ्लोरा का जो फंक्शन है वो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि इट्स अ फ्लोरा, इट्स बैक्टीरिया, तो वो भी डेड होगा, डेथ होगी फ्लोरा की, नॉर्मल फ्लोरा की। तो उससे क्या होगा, जो एंटीबायोटिक प्रिडिस्पोजिशन टू इन्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर समझ लो, नॉर्मल फ्लोरा का फंक्शन ये है कि वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कॉलोनीज बनाने से रोकता है। अब हम अगर एंटीबायोटिक लेंगे तो एंटीबायोटिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ साथ नॉर्मल फ्लोरा को भी डैमेज करेगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो उसमें 1-2 दिन गुजारा कर ले, एंटीबायोटिक मत ले। इससे ये होगा कि नॉर्मल फ्लोरा आपको हेल्प आउट करेगा, इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। इससे ये भी फायदा होगा कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उस इन्फेक्शन के खिलाफ, ठीक है। अगर आप एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हो तो भाई सीधी सी बात, नॉर्मल फ्लोरा को भी डैमेज होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक्यूट भी है, क्रॉनिक भी है, इंशाल्लाह हम पैथो में इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसका जजमेंट क्राइटेरिया ये है कि रेडनेस होती है, ठीक है, स्वेलिंग होती है, वार्मथ होती है। जब आप स्वेलिंग वाली एरिया को टच करोगे, सेंस करोगे तो आपको थोड़ा सा वार्म फील होगा, और पेन, ऑब्वियसली पेन होगी, ठीक है ना। एंड इम्पोर्टेंट होस्ट डिफेंस, इट इज सेल्फ इम्पोर्टेंट होस्ट डिफेंस, ओके। अब इन्फ्लेमेशन, आपको पता है कि जब वाउंड हील हो रहा होता है तो उस एरिया, फॉर एग्जांपल ये हमारा वाउंड है और ये उसके करीब इन्फ्लेमेशन हो रही है, और ये तब होती है जब वाउंड हील हो रहा होता है। और वाउंड हीलिंग का मकसद ये है कि वेस्कुलर परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वेस्कुलर परमिएबिलिटी मींस कि वाउंड की तरफ जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और जल्दी से जल्दी ग्रेन्युलेशन हो वाउंड की, और जल्दी से जल्दी ऊपर स्किन आए, वाउंड ठीक हो जाए।
जब वाउंड हीलिंग हो रही होती है तो इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाउंड हीलिंग। क्यों? स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गया। रेडनेस क्यों हुई है? रेडनेस इस वजह से हुई है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। खून ज्यादा आएगा वाउंड की तरफ, तो क्या कहते हैं, वाउंड जल्दी हीलिंग होगा। इसकी क्लासिक एग्जांपल ये है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। फुट अल्सर जिन्हें कहते हैं, उनमें ये होता है कि लोअर लिम्ब में ऑलरेडी ब्लड की सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू लोअर लिम्ब। जब डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है तो उससे ये होता है कि नर्व जो होती हैं वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं। उससे ये होता है कि हमारी ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से नहीं जा पाती, अच्छे से नहीं हो पाती, हमारी वेस्कुलराइजेशन अच्छे से नहीं हो पाती पाँव की। उससे होता है क्या कि छोटे से छोटा जख्म भी बड़े से बड़ा जख्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती। ब्लड सप्लाई नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो वाउंड नहीं है। और हमें पता है, ऊपर मैं करवा के आया हूँ, कि अगर वाउंड है, अगर इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन लॉस हो गई है तो इन्फेक्शन होगा। ये सारा सीन होता है, और इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि हमें एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है। ठीक है, ये था डेट ब्रिंग सेल्स प्रोटीन्स ऑफ आवर होस्ट डिफेंसेस टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जो वास्कुलर परमेबिलिटी है वो क्या करती है, ब्रिंग सेल्स एंड प्रोटीन ऑफ आवर होस्ट डिफेंसेस टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इंक्रीज ब्लड फ्लो इज मीडिएटेड बाय, किससे होता है, हमारा इंक्रीज हिस्टामिन से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से होता है, ब्रेडिकाइनिन से होता है, ल्यूकोट्राइन से होता है। ठीक है ना, आई एल्यूकन 1, एल्यूकन इंटरल्यूकन 6, इंटरल्यूकन 8, ये जो फीवर काज करता है, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर है। इंटरल्यूकन ल्यूकोट्रीन्स जो भी है, ठीक है ना, इंटरल्यूकोट्रीन्स है, ठीक है ना। और जो इंटरल्यूकन 8 है, ये भी इन्फ्लेमेशन में रोल अदा करता है। प्रीडोमिनेंट फेगोसाइटिक सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। जो फेगोसाइटिक एबिलिटी रखते हैं या जो फेगोसाइटोज करते हैं बैक्टीरिया को, वो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं। Neutrophils are seen in pyogenic inflammation in response to bacteria such as Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes। अब डायबिटिक फुट में हमें बहुत ज़्यादा एब्सेस देखने को मिलता है, पोस्ट ऑपरेटिव एब्सेस देखने को मिलता है। तो वो जितने भी बोन में एब्सेस बनता है वो इन दो बैक्टीरिया के की वजह से बनता है। स्टेफिलोकोकस और भी बैक्टीरिया होंगे, लेकिन अभी क्लासिकल एग्जांपल जो पढ़ रहे हैं वो ये दो हैं। मैक्रोफेजेस आर Macrophages are seen in the granulomatous inflammation response to bacteria as Mycobacterium tuberculosis। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ फैगोसाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। जो इनिशियल स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन या एक्टिवेशन ऑफ फैगोसाइटिक प्रोसेस, उसका जो एक्यूट फेज होता है या इनिशियल फेज हम इसे कह सकते हैं, वो है कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन पे कंसिस्ट करता है और उस प्रोटीन के रिस्पॉन्सेज को की वजह से इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है या इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आना शुरू होता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, जैसा कि मैंने बता दिया, C3 है, C3b ब्ला ब्ला, ठीक है। मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन एंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स बाइंडिंग प्रोटीन। इंटरल्यूकिन 6 इज अ प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर। एमसीक्यू आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर कौन सा है, तो वो इंटरल्यूकिन 6। न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस आर अट्रैक्टेड बाय कीमोकाइन, स्पेशल आप कह सकते हो केमिकल या हार्मोन आप कह सकते हो, जो कि रिलीज सिक्रिएट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस आर अट्रैक्टेड बाय कीमोकाइंस आर एट इन्फेक्शन साइट। इंटरल्यूकिन 8 एंड C5a आर इंपॉर्टेंट कीमोकाइंस फॉर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दिस इंक्रीज इज मीडिएटेड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर बाय मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज डू नॉट मेक हाइपोक्लोराइट आयन। अब हाइपोक्लोराइट आयन क्या है? हाइपोक्लोराइट आयन का सबसे बड़ा रोल है फैगोसाइटिक एबिलिटी में या उसके प्रोसेस में। अगर हाइपोक्लोराइट आयन नहीं होगा, इसका बैक्टीरियासिडल इफेक्ट है, अगर ये नहीं होगा तो फैगोसाइटोसिस नहीं होगी। बट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन मैक्रोफेजेस
हाइपोक्लोराइड नहीं बनाते। इसके बरक्स न्यूट्रोफिल जो है वो हाइपोक्लोराइड भी बनाते हैं, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाते हैं, वो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं बाय रेस्पिरेटरी पास, ठीक है ना। हाइपोक्लोराइड क्या है? इंपॉर्टेंट माइक्रोबिसिडल एजेंट, डैमेज बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन। माइलोपर ऑक्सीडेज जो है ये एंजाइम है जो कि सिंथेसाइज करता है हाइपोक्लोराइड आयन को। सुपर ऑक्सीडेज क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज क्या है? NADPH जो है, ठीक है, वो NADPH ऑक्सीडेज जो है वो प्रोड्यूस करता है सुपर ऑक्सीडेज को, ठीक है। और उसके बाद सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्सीडेज का सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका जो फंक्शन है आप आगे कैटालिसिस एंजाइमिक रिएक्शन जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में होता है, उनमें इनका रोल है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, ठीक है। PMNS क्या है? पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स मेक हाइपोक्लोराइड आयंस एंड सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड। न्यूट्रोफिल जो है वो बहुत बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड एंड हाइपोक्लोराइड आयन। Intracellular adhesion molecules are present on endothelial and polymorphonuclear neutrophil surface have proteins selectin and integrins। अब होता क्या है कि न्यूट्रोफिल्स की सरफेस पे प्रोटीन्स होती हैं सेलेक्टिन इंटेग्रिन्स, सेलेक्टिन्स और इंटेग्रिन। इंटेग्रिन इन नाम से पता लग रहा है कि इंटेग्रिन्स सेलेक्टिन्स इंटेग्रिन। और जो इंट्रासेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं उन पर प्रेजेंट होती है एंडोथेलियम एडहेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें एंडोथेलियम। तो ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और फेगोसाइटिक एबिलिटी या उसको उसको प्रोसेस को एनहांस करते हैं। इंट्रासेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स आर इंड्यूस्ड बाय इंफ्लेमेटरी मीडिएटर लाइक इंटरल्यूकिन ल्यूकोट्रीन्स 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय मैक्रोफेजेस, ठीक है। इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज अलोज न्यूट्रोफिल्स। मैं सिर्फ आम सादा सी जुबान में पढ़ा हूँ, इतना लंबा नहीं करा। न्यूट्रोफिल्स टू माइग्रेट थ्रू द कैपिलरी वॉल टू द इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल्स जब इन्फेक्शन साइड पे जाएंगे तो वहाँ पर फिर क्या करेंगे? आप सबको पता है कि फाइगोसाइटिक एबिलिटी है इनकी। दिस माइग्रेशन इज कॉल्ड डिएपिडेसिस, ठीक है। Neutrophils migrate through the endothelium and ingest the bacteria. IgG and C3b are opsonins which enhance the ingestion of bacteria। अब ऑप्सोनिन्स क्या है? मैंने पिछली वीडियो में शायद आपको बताया कि ऑप्सोनाइजेशन क्या होती है। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक पैथोजन ने हमारी बॉडी को अटैक किया है, उसके रिस्पॉन्स में हमारे जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं उन्होंने एंटीबॉडीज जनरेट की हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो कि उसी को हम फैगोसाइटोसिस करेंगे। अब जो एंटीबॉडी और एंटीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा या जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होगा उसको हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। एंटीबॉडी और एंटीजन का जो बॉन्डिंग है वो जब बनेगा उस प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, विच एनहेंसेस द इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। आईजीजी इज मेन ऑप्सोनाइजिंग एजेंट या एंटीबॉडी हम कह सकते हैं आईजीएम आल्सो। ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई हो। अगर तो आपको पसंद आई है तो आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट वही है कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जहाँ पे गलत हूँ, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं हाँ ये पॉइंट गलत है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेरी रहनुमाई करें ताकि मैं आइंदा आने वाली गलतियों से सीखूँ और अपनी वीडियोज़ को बेटर बना सकूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाली वीडियो को और बेटर करूँ, डायग्राम्स के साथ डायग्राम बनाऊँ, और कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर दूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी बैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे। हम सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे, आगे उसकी क्लासेस उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो नहीं करेंगे, वो टू मच हो जाएगा। उसकी जो क्लासेस हैं वो जब हम फार्माकोलॉजी में आएंगे, फार्माकोलॉजी में जो एंटी बैक्टीरियल करेंगे, फार्माकोलॉजी की भी मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा वो एंटी बैक्टीरियल भी होगा। इससे होगा कि एंटी बैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ लेंगे, और एंटी बैक्टीरियल जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसकी क्लासेस और उसकी ड्रग्स के नेम है वो हम फार्माकोलॉजी की वीडियो में भी कर लेंगे। दो वीडियो आई थिंक बनेंगी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, और इंशाल्लाह आपको ऐसे समझाऊंगा कि एंटी बैक्टीरियल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज के बाद आपके मतलब उस वीडियो के बाद फिंगर टिप्स पर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें हमेशा। अल्लाह हाफ़िज़।